आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका प्राइम टीवी के खास कार्यक्रम शख्सियत में। यूं तो शख्सियत के इस कार्यक्रम में हमारे साथ अलग अलग जगत के कई दिग्गज लोग शामिल रहते हैं, लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका नाम है डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव और ये अपनी पार्टी जय हिंद नेशनल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपने अपनी राजनीतिक करियर कैसे शुरुआत की और हमारे दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा ज़्यादा जानकारी के साथ बता दीजिए। पहले तो प्राइम टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद और आपका आभार नंदिनी जी। मैं डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जय हिंद नेशनल पार्टी। मैंने 2020 जुलाई 2020 में जय हिंद नेशनल पार्टी का गठन किया और पिछले 3 वर्षों से जय हिंद नेशनल पार्टी ज़्यादातर राज्यों में सक्रियता से काम करने की कोशिश कर रही है। मजबूती से हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और कोशिश है कि एक सकारात्मक वैकल्पिक राजनीति देश को पहुंचाई जाए। अब जैसा नंदिनी जी ने मुझसे पूछा है मेरे बारे में, तो मैं भी थोड़ा आपको उससे अवगत कराना चाहूँगा। मैं पेशे से इंजीनियर हूँ। मैंने मास्टर्स डिग्री अपनी लंदन से की है ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में। फिर मैंने मैग्नेटिक रेफ्रिजरेशन पे इन एसोसिएशन विद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी मैंने रिसर्च किया है। मैंने स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में पीएचडी की है MNIT प्रयागराज से, इलाहाबाद से। फिर ऑनररी मैंने पॉलिटिकल साइंस में द अमेरिकन यूनिवर्सिटी US से मेरी पीएचडी है। सो आई एम डबल पीएचडी। और मैं कई देशों में मैं रहा हूँ अपने काम के सिलसिले में। जब मैं नौकरी में था तो नौकरी के सिलसिले में, और इन 22 वर्षों के अनुभव में मैं 2 कंपनियों में कंट्री हेड मार्केटिंग एंड सेल्स बिजनेस डेवलपमेंट के ओहदे पे रहते हुए कंट्री हेड के पोजीशन तक पहुंचा। और मुझे एक जागृति आई कि अगर देश में पढ़े लिखे युवा, जागरूक युवा, संवेदनशील लोग, भले लोग अगर राजनीति में सक्रियता से आते हैं तो मुझे लगता है जो देश के विकास की प्रगति है उसमें और गति बढ़ जाएगी। और ये मुझे प्रेरित किया। साथ ही साथ मैंने जब सारे चीज़ों की समीक्षा करने से मुझे ये अवगत हुआ कि हमारे देश में आज भी बहुत अधिक आवश्यकता है काम करने की, पढ़े लिखे युवाओं को आगे आने की और देश की राजनीति में सहभागिता बन के देश के विकास के लिए अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने की। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि हर इंसान का एक मार्गदर्शक होता है। आप राजनीति में आने से पहले अपना मार्गदर्शक किसको मानते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है नंदिनी जी। देखिए, राजनीति में आने से पहले मैं खास बात बताऊं आपको। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी और माननीय हमारे देश के राष्ट्रपति रह चुके अब्दुल कलाम साहब की बहुत इज्जत करता हूं और मैं उनको बहुत फॉलो करता हूं। आप दो एक ऐसे देश के समर्पित व्यक्ति हैं, नेता हैं, जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया और देश आज इस मुकाम पे पहुंचा है। इन लोगों का बहुत योगदान है। मैं उनको बहुत बहुत इज्जत से फॉलो करता हूं। आपने बताया सर कि आपने राजनीतिक सफर शुरू किया, तो आपके राजनीतिक सफर में कौन-कौन सी चुनौतियां आई? जी, देखिए नंदिनी जी, जब आप कोई नया दल गठित करते हैं तो उसकी चुनौतियां बहुत होती हैं। चुनौतियां, सबसे बड़ी चुनौती ये है कि एक आप प्रश्न के जाल में फंस जाते हैं और वो रहता है, प्रश्न जाल रहता है संशय का, बिल्कुल, अवरोध का, आलोचना का। लेकिन कोई बात नहीं, अगर ये चीजें नहीं होंगी तो शायद मजबूती से हम अपना काम नहीं कर पाएंगे। और जिस दिन मेरा मानना है इन प्रश्नों का उत्तर कन्विंस करके मैंने लोगों तक पहुंचा दी, उस दिन जो भी मेरे साथ जुड़ेगा या पार्टी के साथ जुड़ेगा वो फिर पार्टी के लिए सदा का होके रह जाएगा। इसलिए मैं दिक्कतों पे चर्चा बहुत कम करता हूं और आप सफलता का पैमाना मैं आपको सिंपल से बताता हूं। दिक्कतें हैं तो आप देखिए, अगर मेरे प्रयास में ताकत नहीं होती, अगर सकारात्मक दृष्टिकोण, सकारात्मक राजनीति नहीं होती तो शायद आज मैं प्राइम टीवी पे नहीं बैठा होता। बिल्कुल।
तो आपके प्रश्न का सीधा उत्तर आप ही हैं कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया शख्सियत के इतने बड़े प्रोग्राम में। जी, मैं जानना चाहूंगी सर कि देश में तमाम छोटी बड़ी पार्टियां हैं, लेकिन आपने अपनी खुद की पार्टी बनाई है, तो ऐसा क्यों? क्या कोई पार्टी आपको अच्छी नहीं लगती? नहीं नंदिनी जी, विथ ड्यू रिगार्ड सभी पार्टियों का सम्मान करते हुए, जितने भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हैं, जितने भी रीजनल स्तर की पार्टी हैं, क्षेत्रीय स्तर की पार्टी, सभी का सम्मान करते हुए मैं जय हिंद नेशनल पार्टी का भी सम्मान करना चाहता हूं। देखिए, इस पहले तो मैं आपको ही बता दूं कि पार्टी का ये नाम क्या है, जय हिंद नेशनल पार्टी। सबसे खास बात ये है कि कोई भी व्यक्ति होगा हिंदुस्तान का या हमारे हिंदुस्तान के लोग जो बाहर भी विदेशों में भी रहते हैं, इस पार्टी का नाम हमेशा सम्मान से लेंगे, क्योंकि इसके साथ जय हिंद जुड़ा है। यानी हम देश के, अपने हिंदुस्तान के जय की बात कर रहे हैं, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। देखिए, आपने बोला कि एक पार्टी की और क्या आवश्यकता थी। मुझे आप ये बताइए, अभी मैं अगर थोड़ा सा अलग चर्चा को लेके जाऊं, एनडीए ने गठबंधन किया 38 पार्टियों से, INDI ने गठबंधन किया 26 पार्टियों से। क्या आवश्यकता थी फिर उनसे प्रश्न किया जाए? अगर एक पार्टी पूरे देश को चला पाती, दो पार्टी पूरे देश को चला पाती या प्रदेश को चला पाती, तो हमारा प्रदेश और हमारा देश बहुत आगे तरक्की कर चुका होता ना। क्या जरूरत पड़ी? जरूरत यह पड़ी क्योंकि सब पार्टियां तो बन जा रही हैं, देश के हित के, समाज के हित के मुद्दों को लेकर आ जाती हैं, लेकिन आज भी नंदिनी जी 75-76 सालों के बाद भी आज भी चुनाव लड़ा जा रहा है गरीबी पे, आज भी चुनाव लड़ा जा रहा है बेरोजगारी पे, आज भी चुनाव लड़ा जा रहा है महिलाओं के सम्मान के लिए, आज भी चुनाव लड़ा जा रहा है कि लोगों को रोजगार दिया जाएगा, आज भी चुनाव लड़ा जा रहा है कि हम देश से गरीबी मिटा देंगे। आप बताइए, अगर इतनी क्षमता बाकी पार्टियों में होती तब तक हो जाना चाहिए था ना। तो मेरा क्या फर्ज बनता है भाइयों, आप बताइए, मैं आपसे पूछता हूं, मेरा क्या फर्ज बनता है? मैं चुपचाप इस बात को देखूं या मैं भी आगे निकलूं और देश हित के लिए इन कुरीतियों को दूर करने का प्रयास करूं? ये प्रमुख मुद्दे, सबसे बड़ी बात है, अपने आप को आगे लाने की आवश्यकता है और देश हित के लिए कुछ कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। सर, मैं अब आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपने अपनी पार्टी बनाई, कैसा रहा है अभी तक का अनुभव, और अब आप अपनी पार्टी को आगे कहाँ तक ले जाना चाहते हैं और कहाँ देखना चाहते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न नंदिनी जी। देखिए, अभी तक का अनुभव ये रहा कि बहुत ही संघर्ष का सब्जेक्ट है, ये मिशन बहुत ही जटिल है, लेकिन हर बड़े काम को करने के पहले आपको ये अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है कि चुनौतियां रहेंगी। तो संघर्ष रहा है 3 सालों में। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 5 राज्यों में हम बहुत सक्रियता से काम कर रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी तक आने वाले आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए हमने अपनी पार्टी से 10 उम्मीदवार ऑलरेडी घोषित कर दिए हैं। मेरा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम हिंदुस्तान में अच्छे लोगों को, काबिल लोगों को, सक्षम लोगों को, संवेदनशील लोगों को, भले लोगों को चुनाव मैदान में उतारें, उनको प्रेरित करें ताकि वो भी सदन में पहुंचें और देश हित के लिए अच्छा काम कर सकें। तो हमारी पार्टी यहाँ तक पहुंची है और मैं सभी का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अब तक इस जर्नी में, मेरे इस जर्नी में और पार्टी की इस जर्नी में हमारा सहयोग किया। मेरा अपना मानना है, हमारे हक में जो है, हमारे हाथ में जो हमें वो काम करना चाहिए और मेरे हाथ में है देश हित के लिए प्रयास करना। मैं जय हिंद नेशनल पार्टी के माध्यम से प्रयासरत हूँ, प्रयासरत रहूंगा और इस प्रयास को एक मुकाम तक पहुंचाने का काम करूंगा। और मैं वादा करता हूं देश के युवाओं से, महिलाओं से और जो काबिल लोग हैं कि आप देखिएगा, अगर आप सब ने साथ दे दिया तो सेंट्रल विस्टा नए संसद भवन में काबिल लोग भी पहुंचेंगे, अच्छे लोग भी पहुंचेंगे, पढ़े लिखे लोग भी पहुंचेंगे और देश की तरक्की में एक अहम भूमिका निभाएंगे। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप एक नेता हैं, नेता के तौर पर मौजूदा सरकार की खामियां और अच्छाइयां आप बताना चाहेंगे क्या? देखिए, हमें हमेशा नकारात्मक दृष्टिकोण और चर्चा से अपने आप को बचाना चाहिए, क्योंकि देश में नकारात्मकता बहुत फैली हुई है, आप सबको दिख रहा है, ये विदित है। आप नंदिनी जी, मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूँगा, आप ये देश के संदर्भ में पूछ रही हैं या उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पूछ रही हैं ये प्रश्न? जी, अगर सर आप दोनों के संदर्भ में बता देंगे तो ज़्यादा सही है। देखिए, देश के संदर्भ में आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देश की तरक्की का पैमाना क्या है? देश की तरक्की का पैमाना ये है कि हमारे रिसोर्सेज मजबूत हों, हमारे देश में इकोनॉमी आए, हमारे देश में FDI आए, हमारे देश में रोजगार बढ़े, हमारे देश में सुरक्षा बढ़े, हमारे देश में लोग मजबूती महसूस करें। और इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरत है, जो मैं इस बात के लिए माननीय श्री
नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक जागृति लाई कि भाई देश के 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमको बनाना है देश को। मैं पूछना चाहता हूं युवाओं से, महिलाओं से, पढ़े लिखे ब्यूरोक्रेट से, सभी लोगों से, देश की जनता से, ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना है, इसमें अन्य दल या जो मौजूदा सत्ताधारी दल है, कितने लोगों ने कहा है कि वो इसमें कोई कंट्रीब्यूशन करेंगे? या सिर्फ प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन करने का, या देश को आर्थिक स्थिति यहां तक लेके जाने का? मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जय हिंद नेशनल पार्टी ये वादा करता हूं, अगर मुझे देश के हित में काम करने का मौका मिला, मुझे प्लेटफॉर्म दिया गया और या मैंने प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, तो मैं इस 5 ट्रिलियन प्रधानमंत्री जी का ये जो सपना है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, उसमें 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन जय हिंद नेशनल पार्टी करेगी अपने प्रयासों से। मैं आपको और देश को वादा करता हूं इस बात के लिए। जी सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, इंडिया और एनडीए में अगर गठबंधन करने का मौका मिलता है आपको, तो कौन सी पार्टी आप चूज करेंगे? देखिए, ना ही वहाँ पे इतनी भीड़ हो चुकी है कि अब उसमें जाने की जरूरत नहीं है। और मान लीजिए ऐसा अगर होता है। नहीं नंदिनी जी, मैं अपने प्रयासों से ही मेहनत करता रहूंगा, मजबूती से आगे बढ़ूंगा। अगर आप खुद ही सोचिए, 38 एक दल में, 26 एक दल में, कितने हो गए टोटल? 64। आप खुद सोचिए, अगर इतनी ताकत है, ये लोग देश को बदल सकते हैं या देश की कुरीतियों को दूर कर सकते हैं, तो मैं दोनों को ही धन्यवाद कहता हूं। लेकिन बदल के दिखाइए, और अगर आप नहीं बदल पा रहे हैं तो नए लोगों को, युवाओं को, पढ़े लिखे लोगों को, भले लोगों को मौका दीजिए। और इसी का काम, इस उत्थान का काम, इस दिशा का काम जय हिंद नेशनल पार्टी कर रही है। आपको जनता का नेता कहा जाता है, इसके पीछे का क्या कारण है, बताना चाहेंगे आप? बिल्कुल नंदिनी जी। देखिए, जनता का नेता वही बनता है जो जनता के लिए काम करता है। मैं बताता हूं, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, किसी नेता का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ऐसे बहुत से जमीनी मुद्दे हैं जो मेरे पास आते हैं, जो शोषित लोग हैं, वंचित लोग हैं, कि भैया हमारा ये काम नहीं हो रहा है, हमें ये दिक्कत हो रही है, हमें आयुष मेडिकल उसका मुझे लाभ नहीं। ऐसे बहुत से न जाने कितने काम डेली मेरे पास और मेरे पार्टी के पदाधिकारियों के पास आते हैं। आप मुझे बताइए, आखिर ऐसा क्या है हमारे देश में जो हम अच्छा नहीं कर पा रहे हैं? क्यों ऐसा काम नहीं हो पा रहा है? जो आप पद पे हैं, आपके पास सत्ता है, आपके पास पावर है, आपके पास संसाधन है, उसके बावजूद भी हमारे देश की जनता, आज भी 80 करोड़ जनता जो है मुफ्त राशन पर निर्भर है। कैसा ये विकास का पैमाना है, मुझे बताइए। इसलिए मुझे जनता का नेता कहा जाता है, क्योंकि मैं जनता के बीच रहता हूं, मैं जनता के कार्यों में संलग्न रहता हूं, उनकी दुख सुख में मैं खड़ा रहता हूं। और सबसे बड़ी बात, हमारा काम सिर्फ दुख सुख में खड़ा होना नहीं है, हमें उनको मुख्य धारा से जोड़ने का काम करना है, जो कि काम मैं कर रहा हूं और जय हिंद नेशनल पार्टी कर रही है। जिस दिन वो मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे और जिस दिन वो तरक्की का असली पैमाना समझ जाएंगे, देश में बहुत सी कुरीतियां अपने आप समाप्त हो जाएंगी। और उसका मूल मंत्र है शिक्षा। तो मेरा काम है सभी लोगों को जागरूक करना, शिक्षित करना और उनकी जो मूलभूत जरूरतें हैं उसको पूर्ण करना। इसलिए मैं नंदिनी जी देश का नेता बना हूं, जनता का नेता बना हूं। सर, आपसे अब ये जानना चाहेंगे, अगर जनता आपको मौका देती है तो आप अपनी प्राथमिकताओं में कौन कौन से ऐसे काम हैं जो सबसे पहले आप करना चाहेंगे? मैं आपको नंदिनी जी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बोलना चाहूँगा। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। 1957 में उत्तर प्रदेश का एक बहुत फेमस जिला है प्रयागराज। प्रयागराज से सटा है नैनी। नैनी जो है 1957 में देश का 5वां सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करता था। अब आप सोचिए कितनी मजबूत आर्थिक व्यवस्था थी उत्तर प्रदेश की और प्रयागराज की और नैनी की। आज की डेट में उसकी क्या हाल है? खस्ता हाल है। जबकि उस जिले ने, प्रयागराज में 2 लोकसभा है, फूलपुर और प्रयागराज, ठीक, 12 विधानसभा है। कितने में, मैं आपको आंकड़े बताता हूं, लगभग जो है 42 सांसद अब तक उस जिले ने दिए, 187 विधायक दिए, न जाने कितने मेयर दिए, कितने पार्षद दिए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उस शहर को रिटायर्ड शहर कर बना दिया गया, रोजगार से वंचित कर दिया गया, फैक्ट्रियां बंद हो गई? क्या किया हमारे सांसदों ने, मुझे बताइए। तो मेरी पहली प्राथमिकता यही है कि देश में, प्रदेश में रोजगार बढ़ाना है, उद्यमी उत्पन्न करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मुख्य धारा जोड़ने की जरूरत है। जितने लोग अपने रोजगार में संलग्न होंगे उतना अपराध कम होगा पूरे हिंदुस्तान में और खासकर उत्तर प्रदेश में। इसलिए मेरा प्राथमिकता है कि हम रोजगार पे काम करें।
तो सर मैं आपसे अब ये जानना चाहती हूँ कि अगर जनता आपको मौका दे देती है तो आप अपने कामों में कौन कौन से ऐसे काम हैं जिनको आप सबसे पहले प्राथमिकता देंगे? नंदिनी जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। आप देखिए, मैं आपको पहले एक आंकड़ा बताता हूँ। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का बहुत प्रमुख शहर है। इलाहाबाद का इंडस्ट्रियल एरिया माना जाता है नैनी। नैनी सन 1959 में देश का 5वां सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करता था। तब आप सोच सकती हैं कि कितना समृद्ध उत्तर प्रदेश रहा होगा, जो देश का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था नैनी माना जाता था इंडस्ट्रीज के नाम में। आज वहां का क्या हाल है? एक भी इंडस्ट्री नहीं है, सब बंद। जो थोड़े बहुत छोटे मोटे चल भी रहे हैं सब बंद। ITI बंद, BPCL, मतलब जितने सेंट्रल यूटिलिटी के गवर्नमेंट के वो से फैक्ट्री थे सब बंद, प्राइवेट सब बंद। ऐसा क्यों? उस प्रयागराज इलाहाबाद जिले में 2 लोकसभा लगता है, फूलपुर और प्रयागराज। 12 विधानसभा आते हैं। आप मुझे बताइए, उस जिले ने अब तक 42 सांसद दिए जब से चुनाव हो रहा है हिंदुस्तान में। उस जिले ने अब तक 187 विधायक दिए, न जाने कितने मेयर दिए, कितने सभासद दिए। आखिर ऐसा क्या हुआ? अगर तरक्की होती है तो तरक्की और बढ़नी चाहिए थी ना। यहां पे क्या हुआ? इंडस्ट्रियल एरिया खत्म। इलाहाबाद आज की डेट में एक रिटायर्ड सिटी माना जाता है। पलायन का कोई सीमा नहीं है। पढ़े लिखे बच्चे, लड़के लड़कियां सब अपने माँ बाप को छोड़ के, उनकी मजबूरी है, दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु। आप बताइए, हमारे प्रदेश के बच्चे वहां जाके सेवा दे रहे हैं और हम सेवा, उनकी सेवा यहां नहीं ले पा रहे। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज नहीं है। सबसे पहली प्राथमिकता है ये कि हमें अपने इंडस्ट्रियल बेल्ट्स को रिवाइव करना है। रोजगार हम देंगे, उसके मैं फायदे बताता हूं आपको। अगर हम रोजगार यहां उत्पन्न करा देते हैं, हमारे प्रदेश का, हमारे देश का रेवेन्यू अपने आप बढ़ेगा। जिस क्षेत्र में प्लांट लगेगा वो एरिया अपने आप डेवलप होने लगेगा। तीसरा, जो माइग्रेट होकर हमारे लोग जा रहे हैं दूसरे राज्यों में, उनका जाना बंद होगा। चौथा, जो चीज आप दूसरे जगह से मंगा रहे हो अपने यूज के लिए, वो महंगी मिलती है दूसरे राज्यों से, और खास आप वहां पे GST भी भर के राजस्व भी वहां पे देते हो। अगर आपके प्रदेश में है, आपके क्षेत्र में उत्पादन हो रहा है, फैक्ट्रियां लगी हैं, तो आपको वो चीज सस्ती भी मिलेगी और जल्दी भी मिलेगी। और आखिरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं ये बताना चाहूंगा नंदिनी जी, और आप सभी श्रोतागण से मैं बताना भी चाहूंगा, प्रश्न भी पूछना चाहूंगा कि माँ बाप ने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के कोई गलती नहीं की है, और बच्चों ने भी पढ़ाई लिखाई करके कोई गलती नहीं की है। सबका सपना होता है अपने बच्चे को पढ़ाएं, और हर बच्चे का सपना होता है कि हम भी आगे चल के कुछ काम करें और देश का नाम रोशन करें और माँ बाप का नाम रोशन करें। लेकिन जब आप प्रोविजन ही नहीं दोगे अपने प्रदेश में रहने का, जब आप प्रोविजन ही नहीं दोगे रोजगार के लिए, तो उसको जाना पड़ेगा ना। सोशल स्टिग्मा होता है, सोशल स्टिग्मा। पढ़ लिया, क्या कर रहा है? बेरोजगार है। नहीं भैया, दूसरे प्रदेश में जाके रोजगार कर रहा है। लेकिन आप सोचिए क्या गुजरती उन माँ बाप पे जो बूढ़े होके माँ बाप अकेले रह रहे हैं। एक कहानी नहीं है, हजारों कहानी है इस समय जो माँ बाप अकेले रह रहे हैं। तो हमारी पार्टी का उद्देश्य 2 तरह से है कि हमें ऑपरेशनल एक्टिविटी में भी काम करना है, और साथ में जय हिंद नेशनल पार्टी बिहेवियरल बैलेंस पे भी काम करेगी, जिससे कि माँ बाप के साथ बच्चे रह सकें और बच्चे भी अपने माँ बाप की सेवा कर सकें। कोई नहीं चाहता दूर होना, परिस्थितियां दूर करा रही है, और शायद असंवेदनशील परिस्थितियां, पॉलिसी, सरकार, नेता इसमें घी का काम कर रहे हैं। इसको बदलना पड़ेगा नंदिनी जी। तो प्राथमिकता है रोजगार, प्राथमिकता है भाईचारा, प्राथमिकता है माँ बाप के साथ बच्चों का रहना, प्राथमिकता है शिक्षा व्यवस्था उत्तम करना, स्वास्थ्य व्यवस्था उत्तम करना। ये प्राथमिकता रहेगी जय हिंद नेशनल पार्टी की नंदिनी जी। सर मैं अब आपसे ये जानना चाहती हूँ, चाहे वो जिंदगी का सफर रहा हो, चाहे वो राजनीति का सफर रहा हो, कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी बात रही हो जो आपको अंदर तक झकझोर दी हो, क्या आप वो बात, वो घटना हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे क्या? नंदिनी जी, आपने ऐसी चीज़ बोल दी जिसमें मैं बहुत काफ़ी इमोशनल हो जाता हूँ, लेकिन और ये बहुत बड़ा प्रेरणा रहा मेरे लिए कि मैं राजनीति में आऊँ। पुरानी ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई हैं। मैं आपको कल की घटना बताता हूँ। कल मैं उतरा, लखनऊ आया, मैं उतरा, मैं आगे बढ़ा अपने लगेज लेके, तो एक बूढ़े बाबा रिक्शा लेके आए, कहे भैया मेरे रिक्शे पे बैठ जाइए। तो हमने कहा नहीं बाबा, मैं तो बगल में बस 10 कदम मुझे जाना है और मैं पहुंच जाऊंगा अपने गंतव्य तक। तो उन्होंने कहा, बाबा ने, कि भैया बैठ जाइए, सिर्फ 10 रुपये दे दीजिएगा, हम सुबह से खाना नहीं खाए हैं। आप बताइए, मेरे पिता तुल्य वो, इतने बुजुर्ग
झुक के चल रहे हैं, फिर भी वो इतने स्वावलंबी हैं कि वो आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए कह रहे हैं मेरे रिक्शे बैठ जाइए, भले मुझे 10 रुपए दे दीजिएगा। आप बताइए ये कौन रिकॉर्ड करेगा, ये कौन मुद्दा पहुंचाएगा सरकार तक, ये कौन उनको ऐसी परिस्थितियों से उभारने का काम करेगा? ये पीड़ा का विषय है कि नहीं है नंदिनी जी? बताइए देशवासियों, ये पीड़ा का विषय है कि नहीं? क्या आप इससे 2-4 नहीं होते हैं प्रतिदिन? आप भी होते होंगे और आप भी मदद कर रहे हैं लोगों की। मुझे मालूम है, मुझे विश्वास, हमारे देश के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या छोटे छोटे पैकेट में मदद करना, पॉकेट में मदद करने से देश का भला होगा, या हमें बड़े नीतियों के तहत इस देश में सुधार के लाने की जरूरत है और हमें इस पे काम करने की जरूरत है? आप बताइए क्या करना चाहिए? तो इस तरह की बहुत सी घटनाएं हैं नंदिनी जी, मैं आपको क्या क्या बताऊं। एक बूढ़ी माँ आती है, मैं गया जसरा गांव, इलाहाबाद के पास में एक जसरा गांव है, वहां गया। आप यकीन नहीं करेंगी, मेरे कंधे पे हाथ रख कहती हैं, भैया जो टॉयलेट बन रहा है ना उसका 20,000 मिलना है। मैं नहीं बताऊंगा कौन सा बैंक, मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि भैया 2,000 आप दे देते तो हमें 20,000 मिल जाता है। अब आप सोचिए देश के हालात, गांव के हालात। यानी मैं निवेदन करूंगा अपने सभी भाइयों से जो राजनीति में सक्रिय हैं कि ज़मीन पे जाके हालात देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि देश में कितना विकास है और कहाँ गैप है। मेरा मानना नंदिनी जी ये है, जहाँ गैप होता है वहीं अपॉर्चुनिटी होती है। यानी हमारे जैसे देशभक्त, मेरे जैसे काबिल या मेरे जैसे जो भी एक समान विचारधारा के लोग हैं, देखिए इसको, समझिए और आगे आइए, इस अपॉर्चुनिटी को देश हित में परिवर्तित कीजिए। मेरी आपसे विनम्र निवेदन है जी। अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज के राजनीतिक घटनाक्रम को देखते हुए आप कैसे विकास की गाथा लिखना चाहते हैं? विकास की गाथा कैसा लिखना चाहते हैं आप? मैंने आपको बताया नंदिनी जी, देश में अगर लोगों के पास रोजगार होगा तो अपराध कम होंगे। देश में अगर लोगों के पास शिक्षा होगी तो लोगों के पास रोजगार पाने का पैमाना बढ़ जाएगा। देश में अगर महिलाएं सुरक्षित महसूस करेंगी तो देश में बहुत बड़ा विकास का पैमाना अपने आप, और जिसको बोलते हैं ना, बीज पनपेगी। देश में अगर युवा डिग्री करने के बाद दर दर भटकने के बजाय अगर वो अपने आप को सिक्योर महसूस करेगा कि हमारी नीति ऐसी है कि हम रोजगार करने के बाद मुझे रोजगार मिलनी है, पढ़ाई करने के बाद रोजगार मिलनी है, मैं बता रहा हूं इतना देश इतना तेजी से तरक्की करेगा हमारा भारत देश कि दुनिया देखती रह जाएगी। बस अच्छे लोगों को, काबिल लोगों को सही जगह पहुंचने की आवश्यकता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं दर्शकों? मैं चाहता हूं आप आगे आइए, साथ आइए। जाते जाते आप हमारे दर्शकों से क्या कुछ कहना चाहते हैं और क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं सर? मैं आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, छोटा दायरा या अपने लिए सोचने से बेहतर है कि देश हित के लिए सोचिए और एक कदम आगे बढ़ाइए। आपके एक कदम से न जाने कितने परिवार का जिंदगी सुसज्जित हो सकता है, उत्थान हो सकता है और वो तरक्की के पैमाने से जुड़ सकते हैं। राजनीति कोई द्वेष नहीं है, राजनीति कोई दोष नहीं है, राजनीति कोई प्रतिद्वंदिता नहीं है। राजनीति एक देश के हित के काम करने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि देश की राजनीति से जुड़िए और देश की दिशा बदलने में और देश की तरक्की करने में जय हिंद नेशनल पार्टी और डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव का सहयोग करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। तो शख्सियत में आज हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव, जिनको आपने सुना। ऐसे दोबारा शख्सियत के साथ मैं फिर मिलूंगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। डांस भी होगा, मस्ती भी होगी, लगेगा हंसी का जबरदस्त ठहाका। आधे घंटे होगा भरपूर मनोरंजन जब आप देखेंगे मजेदार वीडियोस। वायरल स्टेशन सिर्फ प्राइम टीवी पर। सियासी दिग्गजों से जानेंगे राजनीतिक दांवपेच। अफसरशाहों से मिलेगी अंदर की जानकारी। सांसद से लेकर विधायक तक
आईएएस से लेकर आईपीएस तक सबसे होगी बात। शख्सियत शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक, हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, अंतर्राष्ट्रीय खबरों से लेकर व्यापार तक, ऐसी खबरें जिन पर है हमारी पैनी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देखिए हमारे खास कार्यक्रम प्राइम शतक के साथ। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, एक्टर से लेकर सिंगर तक, फिल्म जगत की हर चटपटी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। तो पहले पर्दे की अंदरूनी बातों पर होगी गॉसिप। देखिए बॉलीवुड मसाला सिर्फ प्राइम टीवी पर। अस्थमा हो या फिर आर्थराइटिस, डायबिटीज हो या फिर कोई और डिसऑर्डर,